जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आए हैं DLED फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पेपर 2019 का। तो इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर जो 2019 का मैथ पेपर हुआ था, इस क्लास में उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है। 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ से आते हैं, बहुविकल्पीय से आते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है? कह रहा है परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप पूछा है, ठीक है। पहला सवाल है, कह रहा है कि -32/-100 का सरलतम रूप क्या होगा, ये हमको पूछा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर -32/100 का सरलतम रूप निकालें तो सरलतम रूप मतलब होता है उसको काट करके और छोटा कर दो, बस यही होता है। अब देखो, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से माइनस माइनस दोनों कैंसिल होगा ना। अगर हमको 2 से भाग करें कि 2 से अगर इसको हम भाग करें तो कहोगे कि ये 2 से जाएगा तो 2 1 के 2 और 2 6 12, मतलब 16 दूनी 32 होगा, है कि नहीं। अगर इसको 2 से भाग करें तो 50 दूनी 100 होता है, तो आए कितना? 50 आ गया, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका मतलब इसका सरलतम रूप आ गया 16/50 ना। अगर इसको और हम सॉल्व करें, तो 2 8 16 और 2 5 50 होता है, मतलब 8 बचे 25 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। कितना होगा? 8/25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 0.00000 5 बार 0 है 1 का घनमूल। अच्छा, अगर इसका घनमूल निकाला जाए तो घनमूल का मतलब क्या होता है कि 3 का जोड़ा। किसका जोड़ा? 3 का जोड़ा। तो अगर इतने का हम घनमूल निकालें, देखो जैसे घनमूल का मतलब क्यूब लिखते हैं, 0.0000001। अगर इसका घनमूल निकालें तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01। ये 3 बार अगर 0.01 कर दें तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारा कि 0.01 का क्या बनेगा? क्यूब बनेगा, क्योंकि 1 2 3 टर्म है और 3 टर्म मतलब घात 3 लगेगा। और जिसका देखिए क्यूब से घनमूल क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो आएगा हमारे पास क्या? 0.01, और 0.01 हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप बता सकते हैं कि घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ से अगर आप 3 का जोड़ा बनाओ तो बताओ 3 जीरो में से 1 जीरो आएगा और इन 2 जीरो और 1 में से 1 आता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.01। ऐसे आंसर आप गेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो ऐसे आप करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि 3x = 6 और कह रहा है कि 4x + y = 14। कह रहा है कि x की मान बताओ, x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम y का मान पूछा है, कह रहा है y का मान क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। कैसे? x को यहीं रहने दो, ये गुणा इधर आएगा, भाग बनेगा और इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, मतलब कितना आएगा? 2 आएगा। x का मान कितना आया? 2। अब इसमें x का मान 2 रख लो तो ये हो जाएगा 4 गुणे, यहाँ x है इसके स्थान पे 2, ये y हो जाएगा बराबर 14। तो 4 दूनी 8 प्लस y बराबर 14। अब 8 प्लस है, उधर जाएगा माइनस बन जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 14 - 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 8 घटा दो तो 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है ना। 8 6 14, तो y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। यही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि साइन 60 अंश और बटे कॉस 30 अंश, इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको मान पता होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा आगे। तो साइन जो 60 का मान होता है वो होता है √30
3/2 क्या होता है, √3/2, ठीक है। और जो cos 30 का मान होता है इसका भी होता है √3/2 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम भाग करें और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √3/2 और ये हर वाला अंश में जाएगा तो 2/√3 बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो हमेशा नज़दीक का नज़दीक के साथ गुणा कर देते हैं और दूर का दूर के साथ गुणा कर देते हैं, इस प्रकार से। अब ये देखो 2 अंश 2 हर कैंसिल, 3 √3 अंश √3 हर दोनों कैंसिल। जब पूरा काटते हैं तो 1 आता है और जब घटता है तो हमेशा 0 आता है। तो आंसर कितना आएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 की घात 1/5 और बटे 7 की घात 1/3 इसका मान बताना है। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले ये जो अंश वाला जो हर वाला है उसको अंश में ले जाओ। जब अंश में जाएगा तो इसका घात अगर प्लस है तो माइनस बनता है, अगर माइनस है तो प्लस बनता है। जैसे अंश वाला था 7 की घात 1/5 था। अब ये हर वाला जैसे अंश में गया वो भी किस रूप में जाएगा, गुणे के रूप में जाएगा। और ये जो अंश वाला जो घात है, हर वाला जो घात है प्लस है तो माइनस बन जाएगा, तो जाएगा 7 की घात -1/3। और हमको पता है जब घातें मतलब आधार जब सेम होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 की घात 1/5 और प्लस में माइनस में 1/3। यहाँ तो देखो दोनों घात क्या हो गए, जुड़ गए। तो 7 की घात 1/5 और माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 की घात इसको हल कर लो तो 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 3 + 5 और बटे में 5 × 3 = 15, ठीक है, बराबर 7 की घात कितना जाएगा 8/15, कितना होगा 8/15। ये हमारा सॉरी यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ माइनस में आएगा, ठीक, कितना आएगा माइनस में। और 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा तो भी माइनस में कितना आएगा -2/15 आंसर आ जाएगा, -2/15 आंसर होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर बहुविकल्पीय मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न था क्वेश्चन 5 तक। तो अब जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि अतिलघुत्तरीय प्रश्न आधारित है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल निकालना है। देखो कैसे, यहाँ से अगर हम निकालें 8000 का घनमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 8000 का घनमूल। अच्छा, घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप चाहे तो गुणनखंड कर लो, ठीक है। नहीं तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि 2 दूना 4 दूनी 8 होता है। 2 का घनमूल 8 है और 3 जीरो लगा है, 1 जीरो उतार दीजिए मतलब 20 आ जाएगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो पहले हम 8000 का गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 होता है, 3 जीरो उतर जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 3 जीरो उतर जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 होता है, 3 जीरो उतर जाएगा। और 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 होता है, 2 जीरो उतरेगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 1 गया 10 हो गया, 2 पंचे 10 मतलब 25 दूना 50। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब इकाई अंक क्या है, 5 है तो कटेगा नहीं। 2 से 5 से काट लेते हैं। 5 से अगर इसको काटें, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटो, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 1 के 5। इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे तो 8000 का घनमूल निकालना है। इस प्रकार से देखो 8000 हमने लिख लिया, इसका क्यूब लगा लिया मतलब घनमूल निकालना है, बराबर √ अब देखो 8000 का जो गुणनखंड किए हो वो आया क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना बार है, 3 3 6 बार है। और गुणे 5 × 5 × 5 ये है। अब देखो इसमें से क्या करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ जोड़ा बनाना है। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से देखो 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा बन गया। तो इन 3 जोड़ा में से एक बाहर आएगा और इन 3 जोड़ों में से एक बाहर आएगा और इन 3 जोड़ों में से एक बाहर आएगा। तो अब घनमूल हट गया, जो हमारे पास ये क्यूब लगा था ये हट गया। अब ये बन गया 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 ये है, कह रहा है कि 16x²
और माइनस में 25 बराबर 0, इसको हल करना है। अब इसको हल करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू निकालना है। तो 25 को उधर ले जाओ तो 16x² बराबर हो जाएगा, 25 है उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे हम x² बराबर लिख सकते हैं, 16 है इधर आएगा तो भाग बनेगा, मतलब 25/16 आ जाएगा। अब आगे देख लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये वर्ग है उस पर क्या चढ़ता है, वर्गमूल चढ़ता है, तो अंडर रूट बन जाएगा यहाँ पर 25/16। तो x बराबर, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 25, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 चौक 16। तो x का जो मान आएगा वो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, x बराबर 5/4 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, इसको मिटा दे रहे हैं, प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। 8 है, कह रहा है कि 12 12 13, देखिए 12 12 13 12 और 10 का बहुलक, ठीक है, बहुलक बताना है। अब हमने बहुलक का अर्थ बताया है कई बार। देखिए यहाँ लिखा है बहु का मतलब होता है बहुत बार, ठीक है ना, बहुत बार। और यहाँ लक है, लक का मतलब होता है दिखाई देना। तो बहुलक का अर्थ ही होता है कि वह वर्गीकृत आंकड़ा जो हमारे पास आंकड़ा दे रखा है वह आंकड़ा का सीरीज, ठीक है, वह आंकड़ा जिसमें जो संख्याएं बहुत बार दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं हम बहुलक। जैसे बहुलक लिखा है, बहु मतलब बहुत बार, लक मतलब दिखाई। लक जो है एक फॉर्म है, लक लुक होता है ना, उसी का एक फॉर्म है। लुक मतलब होता है दिखाई देना, देखना। तो बहुत बार दिखाई देना, जो संख्या बहुत बार दिखाई देता है वही होता है बहुलक। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना होगा, 12 होगा, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 12 बहुत बार आया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिता घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। देखो समझो कैसे, आकृति पहले कैसे है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक क्या है, एक आयत है, ये आयत है, इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास है वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्रकार से। अब कह रहा है कि लंबाई के परिता उसे घुमाया जाता है, ये लंबाई है, इसके परिता इसको ऐसे घुमा दिया जाता है। जब ऐसे घुमाओगे तो बताओ एक बेलन प्राप्त होगा कि नहीं, ठीक है। अब जैसे ये समझिए कि यही कोई मतलब समझ लीजिए ये है, जब इसको ऐसे घुमाओगे गोल गोल तो एक बेलन प्राप्त हो जाएगा। तो उसी का आयतन हमको बताना है, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, इस प्रकार से बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ से अगर इसको हम बनाएं तो इस प्रकार से एक इस प्रकार से, ठीक है, ये ठीक, इस प्रकार से क्या बन गया, एक बेलन प्राप्त हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा एक बेलन बन गया है। अब बताओ ये बेलन की ऊंचाई बन गया कि नहीं, जो उसकी लंबाई था वही ऊंचाई बन गया। तो ये h का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, मतलब जो ऊंचाई आया है, ऊंचाई जो h आया है वो आया है 10 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई था वही क्या बन गया, त्रिज्या बन गया। जो त्रिज्या है, त्रिज्या r की वैल्यू वो आ गया 3.5 सेंटीमीटर, हो गया ना। अब कह रहा है आयतन बताओ, तो बेलन का आयतन लिख दीजिए, बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन हमको पता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, याद कर लो, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ से अगर पाई का मान रख सकते हो तो रख भी सकते हो, 22/7 गुणे r कितना है 3.5, 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग लगा है इसलिए 2 बार लिखेंगे 3.5 r का मान, और गुणे h कितना है 10 है, 10 लिखेंगे। अगर हम 35, देखो 3.5 दूनी 7 होता है, तो 3.5 ये है और 2 ये आ जाएगा, और इसको अगर 2 से काटें तो ये बन जाएगा 11, हो गया ना। अब हमारे पास बचा क्या है, ऊपर 11 बचा है 3.5। अच्छा यहाँ पर देखो 10 से 3.5 में जैसे गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो कितना आएगा 35 आ जाएगा, दशमलव हट गया 35 आ गया।
अब इन्हीं को हम आपस में गुणा करा लेंगे, तो 11 पचे 55 के 5 हासिल आएगा 5 और 11 तियाँ 33 और 33 और 5 38 होता है, 33 5 38 और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है तो घन सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0 को हल कीजिए। गुणनखंड कर लो और कुछ नहीं करना है, इसको पहले तो क्रम से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। अच्छा देखो, 9 का गुणनखंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3 कर देते हैं, 9 आ जाएगा, और 3 प्लस 3 करोगे तो बताओ 6 आ जाएगा कि नहीं। तो यही कहलाता है गुणनखंड। अचर पद का हम गुणनखंड करते हैं और दो जो गुणनखंड लाए हैं उन्हीं का जोड़कर या फिर घटाकर x का गुणांक जो रहता है उसको लाते हैं। तो 6 था तो 3 3 6 आ जाएगा, तो 6 के स्थान पर 3 प्लस 3 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस और x से गुणा करा देंगे तो 3x माइनस 3x बन जाएगा और प्लस में 9 बराबर 0। अब 2 का कॉमन निकालेंगे तो x हमने यहाँ से निकाल लिया तो x माइनस 3 बच गया, यहाँ से 3 3 निकल गया तो बच गया यहाँ पर x और 3 त्रिका ना होता है तो माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आ जाएगा और दूसरे में भी x माइनस 3 ही आएगा बराबर 0। तो एक बार x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरी बार भी x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 और यहाँ भी x बराबर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एक ये एक ये। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड 45 देखिए यहाँ पर क्वाड 45 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश और माइनस कॉस स्क्वायर 45 अंश और प्लस साइन 90 अंश। अगर आपको मान याद है तो सभी का मान रख लो, नहीं तो यहाँ से एक सूत्र बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर एक मान होता है। अगर मान याद है तो मान रख दो। देखो कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसका वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, माइनस कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2, इसका भी वर्ग है तो वर्ग लगा दो, प्लस साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, सभी का हमने मान रख लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे 1 वर्ग 1 और इसका वर्ग से वर्गमूल हट गया आएगा 2, इसका भी वर्ग से वर्गमूल हट गया 1/2 आ गया और प्लस में कितना 1। ठीक है, अब देखो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, इसका बटा 1 कर लो। अब सभी का एलसीएम निकालो, एलसीएम आएगा 2। ठीक है, अब 2 से भाग कराओगे तो 2 1 के 2 2 दूनी 4 बन जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये -1। ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाव आता ही होगा और आगे बताने की जरूरत नहीं है। 4 माइनस 1 1 2 हो जाएगा क्योंकि सेम चिन्ह जुड़ जाते हैं, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2/2 का मतलब कितना 1, ये कट जाएगा तो 1 आएगा। हमारा आंसर कितना आया, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये था अतलघुत्तरीय प्रश्न, 11 क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन तक अतलघुत्तरीय प्रश्न था। अब क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न को। प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 12 जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो एक ए का एलिमेंट जो हमारे पास है वो है 1 3 और 7 और 5, ये ए का एलिमेंट है, और एक बी का एलिमेंट है, बी का जो एलिमेंट है वो है 5 7 8 और 9, ये 2 एलिमेंट हैं ए और बी का। अब कह रहा है कि हमको बताना क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। अब ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि जो ए में एलिमेंट हैं और जो बी में एलिमेंट हैं सभी को लिख लो, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए में एलिमेंट क्या है, 1 है तो 1 लिख लो, बी और क्या है 3 है तो 3 लिख लो, और क्या है 5 है तो 5 लिख लो, है ना।
तो ये हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और 5 भी है और 7 भी है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो 5 है लेकिन इसमें भी 5 था तो 5 तो लिख लिया गया है, 7 है 7 भी हो गया, लेकिन 8 नहीं है तो 8 भी लिख लो और 9 भी लिख लो। ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब हमने बताया कि दोनों में जो जो एलिमेंट हैं, मतलब जो जो अंक दिख रहे हैं सभी को लिख लो, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी जो कहता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो जो मिल रहे हैं उन्हीं को लिखो, बाकी छोड़ दो। तो क्या क्या मिल रहा है, 1 है इसमें भी नहीं है, 3 है 3 इसमें भी नहीं है, 7 है इसमें भी 7 है और 5 भी है, तो 5 और 7 ये हो जाएगा इंटरसेक्शन और ये हो जाएगा यूनियन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पद है, यहाँ पर देखो हमने इसको यहाँ पर बनाएंगे नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पद है, यहाँ बारंबारता है, तो 2 अगर 2 बारंबारता है तो पद 15 है, 4 बारंबारता 16, 7 बारंबारता तो 17, 5 बारंबारता तो 18, 3 बारंबारता तो 19। बताना क्या है, कह रहा है कि बहुलक बताओ। तो बहुलक में क्या होता है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही पद वाला हमारा बहुलक बन जाता है। तो इसमें बारंबारता, ठीक है ना, सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक कितना है, 7 है, तो 7 है। अतः जो बहुलक होगा वो बहुलक कितना होगा, 7 वाले कॉलम में पद में जाएंगे 17, तो यहाँ लिखेंगे 17, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बारंबारता मतलब जो बार बार आया हो, तो 7 जो 17 है वो 7 बार आया है, और 18 5 बार आया है, 19 3 बार आया है, तो जो सबसे अधिक आता है, जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, अधिक आता है, वही बारंबारता होता है ना, बहुलक होता है, बहुलक होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको मिटा दे रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, मेहनत करिए बढ़िया से ताकि आप सब एग्जाम में बढ़िया नंबर लेकर आएँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हमारे पास एक चित्र दे रखा है इस प्रकार से, मान लीजिए हमने चित्र एक बना दिया, ये थोड़ा टेढ़ा बना है तो फिर भी यहाँ पर जो कुछ बना है उसी से काम चलाएंगे, और इस प्रकार से, ठीक, ये हो गया ना। ये केंद्र O है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये वाला कोण 40 अंश का है। पूछा कौन सा कोण है, कह रहा है कि बताओ OBC, यहाँ O है, यहाँ B है, यहाँ C है, मतलब इसकी वैल्यू पूछा है। और फिर BAC पूछा ना, नहीं BAC तो है, यहाँ से OCB मतलब इसकी वैल्यू पूछा है, दोनों का मान बताना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले देखेंगे, हमको पता है कि जो परिधि पर बना कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है ना। एक नियम है, नियम क्या है, नियम हमारे पास एक है वृत्त का, कि परिधि पर बना कोण वृत्त पे बड़े कोण का आधा होता है ना, ये होता है ना। वृत्त परिधि पर बना कोण, ठीक है, परिधि पर जो बना कोण है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दुगना होता है। क्या होता है, दुगना, चाहे आधा इसको कह लीजिए, दुगना होता है, ठीक है, ये है दुगना होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, ये समझो ध्यान से। अर्थात हम लिख सकते हैं जो कोण ये है BAC है, क्या है BAC ना, हाँ, जो कोण BAC है, ये BAC ये वाला, इस कोण का जो केंद्र का कोण है ये दुगना बनेगा, बराबर 2 गुने BOC, कोण BOC के, ठीक है, ये होता है। अब इसकी वैल्यू हमको देखो, इसकी तो वैल्यू हमको पता है ना, एक मिनट, ये क्या होता है, अच्छा ये वाला कोण, ये हमने यहाँ पर लिखा है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दुगना होता है, तो केंद्र पर जो बना कोण होगा वो दुगना होगा, ठीक है, इससे। तो यहाँ पर 2 से ये अकेले रहेगा इधर, और इधर क्या रहेगा, 2 से गुणा रहेगा, ये इस कंडीशन में आएगा ना, इस कंडीशन में आएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे, और इसकी वैल्यू हमको पता है 40, तो यहाँ रखेंगे 40 बराबर कोण BOC, ये हो जाएगा 80 बराबर कोण BOC, मतलब कोण BOC का मान जो आया है वो कितना आया है 80, इसका आ गया 80 अंश, है ना।
अब हमारे पास जो त्रिभुज दिख रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन? OBC। OBC क्या समद्विबाहु त्रिभुज है? क्यों? क्योंकि ये क्या त्रिज्या है और वृत्त के सभी त्रिज्याएं बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो जाए तो उन्हें कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज जो OBC है समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो जितने अंश का ये बनेगा उतने अंश का ये बनेगा, दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आराम से यहाँ से कर सकते हैं कि आगे जगह नहीं लग रहा, बिठाना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा और लिख लेते हैं। तो अगर ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर कोण ये वाला OBC बराबर होगा, OBC ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं और बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर होगा किसके? कोण OCB के। किसके? OCB की क्या होगा? बराबर होगा। दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब आइए यहाँ पर एक नियम लगा लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये पता होगा ना। तो त्रिभुज को कोण OBC में अगर इसमें हम बात करें तो हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो तीनों कोण जोड़ो, एक तो हो गया 80 अंश, एक तो हो गया 80 अंश और प्लस एक इसका नाम लिख लो कोण OBC और प्लस एक इसका नाम लिख लो OCB। कुल मिलाकर कितना बनेगा? 180 अंश। और ये दोनों सेम हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो कोई बराबर कर लो, किसी को 2 कर लो। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ लें तो कितना आ जाएगा? 2 कोण OBC बराबर 180 माइनस में कितना जाएगा? 80 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कहाँ से आ रहा है? क्योंकि देखो ये दोनों कोण आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ पर अगर हम रख लें तो बताओ दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं? तो इसको हमको लिख लिया 2 कोण OBC बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 80। ये 80 उधर गया तो माइनस बन गया, तो ये बन गया 100 और ये हो जाएगा 2 कोण OBC। 2 से भाग कराएंगे तो कोण OBC बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 50 आया है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 50 आया है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि दोनों कोण को बराबर हैं। ठीक है, अतः कोण जो OCB होगा वो भी कितने का होगा? 85 अंश का वो भी होगा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन। दोनों का इतना कितना आएगा? 50-50 आएगा। ठीक है, तो हम आशा करेंगे आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, एक बार दोबारा समझा देंगे। ठीक है, वैसे समझ में आ ही गया होगा। और अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, निवेदन है आप सबसे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखिए क्या कह रहा है 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बाग की लंबाई 180 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। तो बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दो रास्ते हैं। कह रहा है रास्ते पर मिट्टी डालने का खर्च 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अच्छा, और देखो चित्र कैसे बनेगा सबसे ही पहले ये समझते हैं। कह रहा है एक क्या है? एक बाग है, बाग की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, इसका मतलब बाग आयताकार है। तो यहाँ पर हम एक बाग बना देते हैं इस प्रकार से, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक आयताकार ये बाग हो गया। ठीक है, ये आयताकार बाग हो गया। अब कह रहा है इसको बीचों बीच पे दो सड़क बने हैं समकोण बनाते हुए। देखो इस प्रकार से बीचों बीच पे बनाएंगे। एक तो सड़क ये बन गया ना, और एक सड़क तो ये बन गया, बीचों बीच पे समकोण बनाते हुए ये सड़क बन गया। तो ये वाला जो चीज़ है ये क्या है? सड़क है। ये क्या है? सड़क है। ठीक है, ये चीज़ क्या है? सड़क है। कह रहा है कि सड़क पर जो मिट्टी डाली गई है वो 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से डाली गई है। तो बताओ कितना है इसका दर, मतलब कितना रेट लगेगा, कुल हमको ये बताना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको दिया क्या है? हमको क्या क्या दे रखा है? जो वर्ग का है वहाँ से देखेंगे ध्यान से कि जो हमारे पास लंबाई दिया है वो 180 मीटर है। ये लंबाई 180 मीटर है ना, और जो चौड़ाई है वो है 120 मीटर। ये 120 मीटर चौड़ा है। अब रास्ता जो है बीचों बीच से बनाया गया रास्ता, लेकिन रास्ते का जो चौड़ाई है ये नहीं पता है ना। यहाँ से 3 मीटर कर लेंगे क्वेश्चन में। यहाँ से 3 मीटर दो रास्ते हैं, यहाँ से 3 मीटर यहाँ लिख लेंगे 3 मीटर
3 मीटर 2 रास्ते हैं, तो मीटर चौड़ाई दिया है, यहाँ रास्ते की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। ये 3 मीटर चौड़ा है रास्ता, ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अब रास्ता है कैसा पहले वो देख लो। रास्ता तो आयत के आकार का है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर है और इसकी लंबाई पूरा कितना है, लंबाई हमको पता है 180 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, मतलब यहाँ से लेकर ये क्षेत्रफल आ जाएगा और यहाँ से लेकर ये क्षेत्रफल आएगा। लेकिन ये बीच में ये वाला जो भाग दिख रहा है ये 2 बार हो जा रहा है कि नहीं। जब हम लंबाई वाले में ले रहे हैं तब भी इतना भाग आ रहा है और जब चौड़ाई वाले में ले रहे हैं तब भी उतना भाग आ रहा है, तो 2 बार हो जा रहा है। तो एक बार हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसका आकृति कैसा है, ये भी 3 मीटर 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 है। इसका मतलब ये कैसा बना, वर्ग बना। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ये लंबाई वाले का, ठीक है, लंबाई मतलब लंबे रास्ता का क्षेत्रफल, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल निकालना, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल और माइनस बीच का क्षेत्रफल। हम माइनस कर रहे हैं, बीच वाले का क्या करते हैं, माइनस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 2 बार आ रहा है, अभी हमने बताया इसको बार। तो लंबे रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, ये लंबाई 180 है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपको पता ही होगा, यहाँ से 3 मीटर है तो 3 हो जाएगा। लंबाई गुण चौड़ाई होता है, ये चौड़ाई है, चौड़ा कितना है 120 मीटर और इसका चौड़ाई कितना है 3 है, लंबाई गुण चौड़ाई। माइनस करना है बीच वाले का, बीच कैसा है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 3 गुणे 3 मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, तो 3 गुणे 3 कर दो। तो इसको जो गुणा कराओगे आपस में तो ये हो जाएगा 3 शून्य शून्य और 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 के 3 1 5 हो जाएगा, मतलब यही तो होगा। 3 और 24 4 हासिल 2 आ जाएगा, 3 के 3 2 5 540 प्लस और भारतीय 36 360 और 3 त्रिका 9। इन सभी को जोड़ लो, प्लस वाले को 0 0 0 और 6 4 10 और 5 3 8 1 900 माइनस 9 कर देंगे। 9 और घटा दो तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 आया और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 8, मतलब 891 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर आएगा, ठीक है ना, वर्ग मीटर आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आ गया रास्ते का। लेकिन लागत क्या है, लागत दिया है कि एक वर्ग मीटर बराबर 12 रुपया का लग रहा है, ये पता है आपको। 1 वर्ग मीटर बराबर 12 रुपया के, तो 891 कितना होगा, 891 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, बराबर 12 गुणे 891 कर दो, 891, ठीक है, गुणा करा दो, ठीक है, 891 गुणे 12 कर लो, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 9 8, जोड़ लो सभी को, 2 8 1 9 और ये हो जाएगा 16 के 6 हासिल 1 और 8 1 9 1 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,692 रुपया। देख लीजिएगा कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती होगा उसको आप सुधार सकते हैं, बाकी ये तो हमने नियम बता दिया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि 6 अंकों से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग। अगर हम लिखें बड़ी से बड़ी 6 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, अगर हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालें तो 9 9 9 9 9 6 बार लिख लो, ये तो बड़ी से बड़ी संख्या हो। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब इसका वर्गमूल निकाल लो। भाग विधि से निकालेंगे आसान पड़ेगा, तो भाग विधि से निकाल लो किसका, 9 9 9 9 9 कितना बार, 3 3 6 बार हो गया। अब इसका भाग विधि से हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल, 2 2 का जोड़ा बना लो, बन गया। अब इसका टेबल पढ़िए, किसका टेबल पढ़ें कि मतलब 99 के करीब आए या तो 99 आए। तो अगर हम कह रहे हैं तो 8 8
9 9 81 होता है ना, 9 का टेबल पढ़ेंगे सही होगा, 9 9 81 और 10 में 100 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 बार ले जाते हैं, 9 बार, तो 9 बार यहाँ ले जाते हैं, 9 9 81, 9 बार ऊपर जाएगा तो 81 यहाँ आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या कर देंगे, 9 बार गया है तो 9 यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, इस प्रकार करना है। तो 9 9 81, 9 यहाँ, ठीक है, इस प्रकार 9 दूनी कितना होता है 18 होता है। इनको घटा दो, तो इसको जब घटाओगे तो यहाँ जब आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ घटाओ और इसको घटाओगे तो कितना आएगा 8 आएगा, इसको घटाएंगे 1 आएगा। अब यहाँ 9 उतार लो, अब कितना बार जाएगा, ठीक है, अब देखो कितना बार जाता है, चलिए 9 बार ले जाते हैं, ठीक है, 9 बार ले जाएं, डबल 9 उतरेगा, डबल 9 उतरेगा, घटाया और 9 पूरा उतर गया, 9 बार ले जाओ, 1 8 9 में 9 बार ले जाते हैं, 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 8 72 ना, 9 8 72 और 72 8 कितना होता है 80, 80 के 0 हासिल 8 आ जाएगा, 9 के 9 8 2 16 17 कितना आ जाएगा 1701, 1701, तो 9 बार यहाँ जाएगा, 9 यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 1701 आएगा, माइनस कर लो, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ जाएगा 8 8 16 सॉरी 9 9 18 का 8 हासिल 1 9 198, ठीक है, 198 आ जाएगा। भाग विधि से आता होगा सभी को, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब डबल ये बचा है, इसको भी उतार लीजिए, अब कितना बार जाएगा, शायद 9 बार फिर जाए, ठीक है, इसको फिर दोबारा कर लेते हैं, 98 में 9 से, ठीक है, 9 से, तो यहाँ से अगर ले जाते हैं 9 बार, 9 9 81, 81 के 1 हासिल 8, 8 9 72, 72 8 80, 80 के 0 हासिल 8 और 9 9 81, 81 और 9 89, 89 के 9 हासिल 8, ठीक है, और 9 1 के 9 और 9 और 9 के 9 और 8 जोड़ लेंगे 16 17 हो जाएगा, 17,901, ठीक है, 17,901 ये आ जाएगा। और 9 बार यहाँ गया है तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, ठीक है, घटाइए, ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, ये इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 18, 18 होगा ना, 18 में से 9 गया तो 9, ठीक, और यहाँ कितना आएगा 1, 1998, कितना आया शेषफल 1998, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, ये हो जाएगा 9 9 1 दोनों देखो बराबर आ गया, इसका मतलब अब नहीं जाएगा, जो शेषफल आया ये आया है। तो हमारे पास जो संख्या था ये संख्या था, अब ये शेषफल बच गया, पूर्ण वर्ग बनाते समय ये शेषफल बच गया, अगर इसमें से इसका घटा देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतने का पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, पूर्ण वर्ग क्या बनेगा, जब इसको घटाओगे कितने में से 9 9 9 9 9 6 बार 3 3 6 कितना घटाओगे 8 9 9 1, अगर इसको घटा देते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो आएगा 1, ये 0 और ये 8 आएगा, ये 9 और ये 9, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, ठीक है। 6 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या बड़ी से बड़ी कितना हो जाएगा 9,98,001, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो हमने यहाँ तक सही किया है, आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भाग विधि में थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, इसका मतलब चौड़ाई हमको नहीं पता, चौड़ाई मान लो, लिखेंगे बाग की चौड़ाई, हमने मान लिया कि बाग की चौड़ाई कितना है x मीटर है, तब लंबाई कह रहा है कि लंबाई कै गुना है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, तो लंबाई कितना होगा 3x होगा। अब कह रहा है कि बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल हमको पता है कितना है 243 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। कह रहा है कि बाग की लंबाई बताओ क्या होगा, तो बाग कैसा है, आयत के आकार का है, तो बाग का आयताकार बाग ले लेते हैं, आयताकार बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई और गुणे में चौड़ाई, पता होगा, क्षेत्रफल कितना है 243 बराबर लंबाई कितना है 3x और चौड़ाई कितना है x, सभी का मान रख लो बस, लंबाई चौड़ाई यहाँ पता है यहाँ रखो और क्षेत्रफल यहाँ है, इसके स्थान पे यहाँ रख लो। अब ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर
और ये हो जाएगा 243। ये गुणा इधर आएगा, भाग बनेगा, तो 243 बटे में 3 बराबर में x का स्क्वायर, भाग कर दो, ठीक है। 3 8 24 और 3 1 के 3 बराबर x का स्क्वायर। अब ये वर्ग से बरमूल चढ़ेगा, तो यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 81 बराबर x, तो 9 9 81 होता है, तो 9 मीटर आएगा x का मान। x का मान कितना आ गया 9 मीटर। तो लंबाई पूछा है, तो लंबाई हमने क्या माना 3x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर है कितना 3x, तो यहाँ से 3 और गुणे x की वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 रखेंगे और 3 9 कितना होता है 27 मीटर आंसर होगा। कितना होगा 27 मीटर, 3 9 27 मीटर इसकी क्या होगी लंबाई हो जाएगी 27 मीटर। नीचे अगर न दिखता होगा तो बोल दे रहे हैं 9 तो 27 मीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कि x का, यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है ना, x स्क्वायर और प्लस में 3x प्लस में 9/4 इसका गुणनखंड करना है। तो देखो 4 क्या है एलसीएम, मतलब हर में 4 है, तो हम सभी में से 1/4 कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 तिहाई 12x और ये बन जाएगा 9, ठीक है। 1/4 कॉमन निकालने पर मतलब 4 से अंश में गुणा कर दो वही काम होगा, तो 1/4 बड़ा ब्रैकेट, इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, इसके मतलब 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और इसको लिख सकते हैं, देखो 9 का वर्ग क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 होता है, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2x और गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 12x को 3 दूनी 6 6 दूनी 12 होगा वही, ठीक है। तो 1/4 बड़ा ब्रैकेट। अब ये बताओ, ये तो a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab सूत्र बन गया कि नहीं, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, तो a क्या है 2x है और b क्या है 3 है, इसके पूरे का क्या बना वर्ग बना। तो ये हमारे पास गुणनखंड आ गया 1/4 बराबर, 2 बार इसको लिख लो, 2x + 3 एक बार लिख लो और 2x + 3 एक बार लिख लो, बस यही हमारा क्या होगा गुणनखंड होगा, बस आंसर यही हो जाएगा, ठीक। गुणनखंड करना था। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 तक, पूरा यहाँ पर जितना क्वेश्चन था 18 क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व करा दिया है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास यह कैसा लगा। अगर किसी पिछले वर्ष की आप सॉल्यूशन चाहते हैं पेपर की तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें, उसको हम करवा देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।